नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और नवंबर के आखिर तक नई सरकार हमारे सामने होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस बार तेजस्वी यादव के सिर पर ताज चढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नई रणनीतियां बनाई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आगामी चुनाव को लेकर। एक बात अच्छी तरह से तेजस्वी यादव समझ गए हैं कि सिर्फ एम वाई समीकरण यानी मुस्लिम यादव के बल पर सरकार बनने वाली नहीं है। यही वजह है कि इस चुनाव में वो बड़ी संख्या में गैर यादव ओबीसी और इसके अलावा पासवान वोटर्स को अपनी ओर करने की योजना में लगे हुए हैं। आपको बता दें या आप जानते ही हैं कि चिराग पासवान भी इस समय बिहार की राजनीति में उभरते हुए सुपरस्टार हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी काबिलियत का डंका बजा दिया था। ऐसे में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि पासवान मतदाता अधिक से अधिक संख्या में उनके लिए वोट करें, इसीलिए बड़ी संख्या में पासवान कैंडिडेट, बल्कि ये भी कहें कि दलित समाज एससी कैटेगरी से आने वाले कैंडिडेट्स को उतारने जा रहे हैं। तो कौन है वो नाम, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप किससे अधिक पसंद करते हैं, चिराग पासवान को या फिर तेजस्वी यादव को। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आप देख सकते हैं हमारे सामने है रामविलास पासवान। लेकिन ये वो रामविलास पासवान नहीं है जो चिराग पासवान के पिताजी थे, उनका देहांत हो चुका है, निधन हो चुका है। ये रामविलास पासवान पीरपैंती विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े थे आरजेडी के टिकट पर और चुनाव ये हार गए थे। इन्हें हराया था ललन कुमार ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। एक बार फिर से पीरपैंती से रामविलास पासवान को ही टिकट देने की योजना है आरजेडी की, क्योंकि अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था। इसके अलावा निश्चित रूप से अगर ललन कुमार फिर से चुनाव लड़ते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ होगी। लगभग 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, ज़्यादातर समय भाजपा उनके साथ रही है और विधायक भी जब उसी पार्टी का है तो एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है। यही वजह है रामविलास पासवान का टिकट फाइनल है पीरपैंती विधानसभा से। अगला जो टिकट आप देख रहे हैं सामने, ये है राजनगर से रामावतार पासवान, जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था लेकिन भाजपा के रामपरित पासवान से चुनाव हार गए थे। ऐसे में एक बार फिर इन्हें टिकट देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उनका मानना है कि रामावतार पासवान भले ही चुनाव हार गए थे लेकिन जमीन पर अभी भी सक्रिय हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए लगातार संघर्षरत हैं, जनता के बीच बने हुए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से इन्हें टिकट दिया जाएगा। अगर एक बार फिर से उनका मुकाबला रामपरित पासवान से ही हो जाता है तो इस बार किसकी जीत होगी, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला नाम आपके सामने है रेखा देवी का, मसौढ़ी विधानसभा से। पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था और जेडीयू की नूतन पासवान को चुनाव हराया था। हालांकि रेखा देवी का थोड़ा बहुत विरोध खुद आरजेडी की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इनका टिकट कंफर्म है, जिताऊ कैंडिडेट हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं करना चाहते हैं प्रत्याशी का, तो रेखा देवी एक बार फिर से आपको आरजेडी के टिकट पर मसौढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी। क्या एक बार फिर से वो चुनाव जीत जाएंगी या फिर एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होंगी? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरी तरफ एनडीए से इस बार ये सीट जेडीयू को मिलेगी या भाजपा को मिलेगी, या फिर इस बार यहाँ पर क्योंकि लड़ रहे हैं, आपको पता है कि चिराग पासवान भी, उनकी पार्टी खाते में जाएगी। अभी फाइनल नहीं है, जब हो जाएगा तो हम उधर का कैंडिडेट भी बताएंगे। तो अगली जो सीट है आप देख सकते हैं, ये है सारिका पासवान, जो राजद की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। आपने इनको अपने टीवी स्क्रीन पर या फिर मोबाइल स्क्रीन पर देखा ज़रूर होगा। बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट करती हैं, लेकिन कई बार विवादों में भी आ जाती हैं, क्योंकि काफ़ी व्यक्तिगत स्तर पर जाकर डिबेट करती हैं, अक्सर भावुक हो जाती हैं। यही वजह है कि ये दलित आइडेंटिटी की पहचान भी बन चुकी हैं। इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए तेजस्वी यादव इन्हें टिकट देने की योजना बना रहे हैं। लेकिन
किस सीट से इन्हें टिकट दिया जाएगा अभी ये फाइनल नहीं है। तो आपकी क्या राय है, इन्हें कौन सी सीट दी जानी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव ये जीत पाएंगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सारिका पासवान के बाद अगला जो नाम आ रहा है कुमार सर्वजीत का, जो कि बोध गया से इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार यानी 2020 में इन्होंने भाजपा के हरि माझी को चुनाव में हराया था। ऐसे में वर्तमान विधायक हैं, एक बार फिर से इनका टिकट भी कंफर्म है। एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, या अगर आपको लगता है कि इस सीट से कोई बेहतर कैंडिडेट हो सकता है तो उसका नाम भी ज़रूर बताइएगा हमें। अगले हैं, आप देख सकते हैं अमर पासवान। अगर अमर पासवान की बात की जाए तो ये बोचहा विधानसभा से जीते थे, लेकिन 2020 में नहीं बल्कि 2022 में होने वाले उपचुनाव में इन्होंने जीत हासिल की थी। यही वजह है क्योंकि एक बार फिर से इन पर भरोसा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि इसके पहले ये सीट एनडीए के पास थी। उपचुनाव में इन्होंने जीत ली और अब एक बार फिर से जो मेन चुनाव और उपचुनाव अलग अलग होते हैं, निश्चित रूप से दोनों के माहौल में बहुत अंतर होता है। तो एक बार फिर से अब 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, तो क्या इसमें ये अपनी पिछली सफलता को दोहरा पाएंगे? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है सामने शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का। शत्रुघ्न प्रसाद सुमन जो हैं ये सिकटी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 2020 में भी ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के विजय कुमार मंडल के सामने ये हार गए थे चुनाव। ऐसे में एक बार फिर से इनके ऊपर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया है। क्या उस भरोसे पे शत्रुघ्न प्रसाद सुमन खरे उतरेंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले हैं चंद्रहास चौपाल। आपको बता दें ये पासवान समाज से नहीं आते हैं, ये चौपाल समाज से आते हैं, और इन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है एक कि चौपाल समाज से आज़ादी के बाद से ये पहले विधायक बने हैं और इनके पहले कोई कभी चौपाल समाज से विधायक बनकर नहीं आया है। तो ऐसे में इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है अपने आप को साबित करने की, जिस पर एक किस हद तक खरे उतरे हैं इस चुनाव में। सिंहेश्वर से ये विधायक हैं वर्तमान, तो इस चुनाव में ये फाइनल हो जाएगा। और क्या ये एक बार फिर से चुनाव जीत पाएंगे? पिछली बार रमेश ऋषिदेव को इन्होंने जेडीयू के हराया था। इस बार इनका मुकाबला किससे होगा, इस पर भी काफ़ी हद तक चीज़ें निर्भर करेंगी, लेकिन जो भी हो एनडीए का ही कोई प्रत्याशी सामने होगा। तो क्या चंद्रहास चौपाल दोबारा विधायक बन के इतिहास लिख पाएंगे? क्योंकि इतिहास एक बार ये पहले ही लिख चुके हैं, चौपाल समाज के पहले विधायक हैं। तो सिंहेश्वर विधानसभा की इस सीट पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली सीट है धौरैया विधानसभा, जहां से भूदेव चौधरी वर्तमान विधायक हैं। इन्होंने पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू के मनीष कुमार को हराया था। ऐसे में वर्तमान विधायक का चुनाव जीतना कभी भी आसान नहीं होता है, लेकिन समस्या ये है कि उसे खारिज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी ही एक फैक्टर नहीं है। मान लीजिए अच्छा काम किया हो, क्षेत्र में लोकप्रिय हो, दमदार हो, तो ऐसे में उसका टिकट काटना भी कठिन होता है पार्टियों के लिए। तो जो वर्तमान विधायक होता है वो दो धारी तलवार होता है हर पार्टी के लिए। इनका टिकट कंफर्म है भूदेव चौधरी जी का धौरैया से। इस बार वो चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले हैं रामवृक्ष सदा, जिन्होंने चुनाव जीता था बिहार की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट से, और इस सीट का नाम है अलौली। अलौली विधानसभा से ही 23-24 साल की उम्र में पहली बार चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान विधायक बन के आए थे। उसके बाद से लगातार या तो रामविलास पासवान या फिर उनके भाई पशुपति पारस विधायक रहे हैं। तो ऐसे में आप जानते हैं कि इस समय पशुपति पारस से चिराग पासवान का विवाद चल रहा है। पशुपति पारस चले गए हैं महागठबंधन में। ये सीट निश्चित रूप से इस बार मिलेगी चिराग पासवान को। पिछली बार यहाँ से जेडीयू की साधना देवी चुनाव लड़ी थी, लेकिन रामवृक्ष सदा के सामने टिक नहीं पाई थी, चुनाव हार गई थी। इस बार चिराग पासवान ही किसी कैंडिडेट को उतारेंगे, और वो भी कोई सदा नाम से ही होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो रामवृक्ष सदा क्या एक बार फिर से अलौली विधानसभा की सीट जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। या फिर हो सकता है कि अगर यहाँ पर
चाचा जी को अगर सीट दे दी जाती है चिराग पासवान के, तो कैंडिडेट बदल भी सकता है, लेकिन आरजेडी अपनी जीती हुई सीट आसानी से छोड़ेगी नहीं। तो रामवृक्ष सदा ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आपकी इनके बारे में जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले हैं सुरेंद्र राम, जिन्होंने गरखा विधानसभा से 2020 में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीता था। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद मांझी को हराया था और वर्तमान में विधायक हैं। निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी इनके सामने भी रहेगी बड़ी चुनौती बन के, लेकिन क्या इस बार ये चुनाव जीत पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार बन जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली सीट है, आप देख सकते हैं त्रिवेणीगंज, जहां से संतोष कुमार ने 2020 में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। इन्हें हराया किसने था? जेडीयू की वीणा भारती ने। लेकिन संतोष कुमार लगातार जनता के बीच बने हैं, पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से इन पर दांव लगाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या इस बार तेजस्वी यादव की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और त्रिवेणीगंज की सीट आरजेडी की झोली में डालेंगे? क्योंकि एक एक सीट के लिए लड़ाई है। ऐसे में एक बात और आपको बता दें, खबर आ रही है कि पिछली बार कांग्रेस जो 70 सीट पर लड़ी थी, अब की बार 65 या 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए राहुल गांधी ने सहमति दे दी है। तो यहाँ पर त्रिवेणीगंज से संतोष कुमार का टिकट फाइनल है, जीतेंगे या नहीं? अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इस बीच अगली है मखदुमपुर की सीट, जहां से सतीश कुमार ने 2020 में चुनाव लड़ा था और इन्होंने हराया था देवेंद्र कुमार को। वर्तमान में विधायक हैं, एंटी इनकम्बेंसी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन टिकट इनका कंफर्म है। कामकाज कैसा है, क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है या नहीं, इसी आधार पर चुनाव परिणाम निर्भर करेंगे। तो आपकी जो भी राय हो इनके बारे में कमेंट करके बताइए। टिकट इनका कंफर्म है, चुनाव जीतेंगे या नहीं ये आपको तय करना है, खासतौर से अगर आप इस क्षेत्र से आते हैं तो आप देख सकते हैं बिहार की राजनीति में एक नई प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हो चुकी है दो युवा नेताओं के बीच में। एक है मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव, वहीं सबसे तेजी से उभरते हुए नेता और आश्चर्यजनक रूप से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में इस चुनाव के पहले उभरे हैं चिराग पासवान। तो आप दोनों में से किसे अधिक पसंद करते हैं, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।